Good morning, everyone. Class 10th. Today we are going to start chapter number 3rd, genetics. ये हम लोग जो RBSC की बुक है उसके अंदर से पढ़ेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. जेनेटिक्स होती क्या है वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है. इसकी डेफिनेशन से, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स. जेनेटिक्स वो ब्रांच है, किसकी है ये? बायोलॉजी की ब्रांच है. बायोलॉजी के अंदर इसको स्टडी करते हैं और जो हमको हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बताती है. हेरिडिटी किसको बोलते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं, जो गुण दिखाई देते हैं, जैसे पिताजी से बेटे के अंदर जो कैरेक्टर गए हैं वो होते हैं हेरिडिटी, ठीक है. और उनके अंदर जो भिन्नता आती है अलग अलग टाइप के, जैसे किसी की पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं तो उनके 2 बच्चों के अंदर 2 अलग अलग वैरायटी आ जाती है. इंसानों के अंदर गाय के बच्चे एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अंदर भी कई वैरायटी होती है. कुछ जानवरों के अंदर वैरायटी कम होती है, कुछ के अंदर ज़्यादा होती है. तो वो जो वेरिएशन है और हेरिडिटी है उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है. जीन के बारे में, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है. द टर्म जेनेटिक्स वॉज फर्स्ट कोइन्ड बाय बैटसन. सबसे पहले इसके बारे में जो टर्म है, जेनेटिक्स वर्ड है, ये दिया था बैटसन ने 1905 के अंदर. 1905 की बात है ये. दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड जीन. ग्रीक के अंदर एक वर्ड था जीन, उस वर्ड से इसका नाम जेनेटिक्स पड़ा, ठीक है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय गैमेट्स, ठीक है. कई जीवों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. गैमेट्स का एक से दूसरे के अंदर मेल से फीमेल बॉडी के अंदर जाके वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे का जन्म होता है, ठीक है. तो उनके अंदर जब गैमेट का ट्रांसमिशन होता है तो उन गैमेट्स के साथ में कैरेक्टर्स का भी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है. उनके अंदर गुण होता है. तो एक जो सेल होती है, गैमेट्स जिसको बोलते हैं सेक्स सेल, तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर सेल क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. तो क्रोमोसोम्स के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? टोटल 44 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर. अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो टोटल 44 होते हैं इस एग के अंदर, ठीक है. और हर एक क्रोमोसोम के अंदर 2 एलिलीज होते हैं, ठीक है. उनका हर एक क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है? कैरेक्टर है. और एक कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि आप लंबे हो, पतले हो, या फिर आपके बाल भूरे हैं, आपकी आंखें काली है या भूरी है, तो वो सब कैरेक्टर है. तो वो कैरेक्टर किसकी वजह से आते हैं? इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से. और ये क्रोमोसोम टोटल होते हैं 44 में से 2 क्रोमोसोम मिलके 2 कंट्रास्टिंग पेयर बनाते हैं. जैसे लंबा और पतला, लंबा और ठिगना होना, ड्वार्फ और लॉन्ग. तो इन दोनों के लिए एक 2 एलिलीज होते हैं, ठीक है. और 1 कैरेक्टर हुआ और वो कंप्लीट होते हैं. लेकिन जो मेल होते हैं, मेल के अंदर एक जो एलिली है वो छोटी होती है. टोटल 44 तो होते हैं, सब एक जैसे होते हैं. 23 तो ऐसे हो गए, 21 पेयर तो ऐसे हो गए, और 22 जो पेयर होता है उसमें एक छोटा होता है और दूसरा लंबा होता है. तो ये तो हो गए एलिलीज. एलिलीज तो वो होती हैं जो एक कैरेक्टर के लिए 2 एलिलीज होती हैं, ठीक है. इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. चलो इसको देखते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब गैमेट्स के ट्रांसमिशन के साथ में कैरेक्टर भी ट्रांसमिट होते हैं. दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. और इन कैरेक्टर्स को हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो पिताजी से बच्चे के अंदर जाते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. तो इस ट्रांसमिशन को ही क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ऑफस्प्रिंग बच्चे को बोलते हैं. ये जो ट्रांसमिशन है इसी को हेरिडिटी बोलते हैं. द टर्म हेरिडिटी वॉज कोइन्ड बाय स्पेंसर. जेनेटिक्स बैटसन के द्वारा और जो हेरिडिटी है वो स्पेंसर के द्वारा. ये थी 1905 में
और ये 1863 के अंदर दी गई थी। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अकर अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। ये कब हुआ? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो सेल होती है, सेल के अंदर क्रोमोसोम आपस में क्रॉस करते हैं, तो कौन सा कैरेक्टर अपन के अंदर डोमिनेंट होगा और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव होगा, उस पे अलग अलग टाइप के क्रॉसिंग की वजह से जो किसी एक पेरेंट्स के दो बच्चों के अंदर वेरिएशन आता है, तो वो हेरिडिटी नाम दिया गया है इसको। फिर आते हैं मेंडलिज्म। मेंडल के द्वारा जो कुछ भी दिया गया है वो मेंडलिज्म में पढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 to 1884 इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। पूछा जाए अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, बिकॉज मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने प्लांट्स के अंदर, एक्चुअली उन्होंने ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं किए, प्लांट्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स है, उनके अंदर भी तो कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का को प्रपोज किया उन्होंने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इनहेरिटेंस का मतलब भी वही है, कैरेक्टर्स का दिखाई देना। मेंडल वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन सिलिशन विलेज ऑफ हेंजेंडाफ स्टेट इन ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया के हैं। In 1842, after receiving a degree in philosophy, he became a priest in church of Brunn town of Austria in 1843. 1842 के अंदर इनकी पढ़ाई खत्म हो गई थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब फिलोसफी की इनको डिग्री मिल गई, तो फिलोसफी पढ़ने के बाद में ऑस्ट्रिया वगैरह यूरोप के जो देश हैं वहाँ पे ये पादरी बन जाते थे, प्रीस्ट बन जाते थे चर्च के अंदर। मेंडल परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। जो गार्डन का मटर का पौधा है उसके ऊपर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, एक कैरेक्टर के से दूसरे कैरेक्टर में दो कैरेक्टर का आपस में क्रॉस करवा के इन्होंने नई प्रजाति के अंदर इनका जो इनहेरिटेंस है वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखने की कोशिश की थी। जो पी है, पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, याद रखना हमेशा, पाइसम सटाइवम पी है, मटर का नाम है साइंटिफिक। फॉर 7 years इन्होंने 7 साल तक इन पर एक्सपेरिमेंट किए, 1856 to 1863। इन 1865, अब 63 तक तो उन्होंने कर लिया एक्सपेरिमेंट। 65 के अंदर द फाइंडिंग्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट वर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च पेपर टू द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है उसमें 1865 के अंदर इनके जो रिसर्च पेपर थे वहाँ पे प्रकाशित हुए, ठीक है, प्रेजेंट किए गए। इन 1866 दीज एक्सपेरिमेंट वर पब्लिश्ड इन द सोसाइटीज एनुअल प्रोसीडिंग्स एंटाइटल्ड, जो हर वार्षिक प्रोसीडिंग्स होती हैं सोसाइटी की, उसके अंदर ये पब्लिश किए गए और उनका टाइटल रखा गया एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के नाम पर। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ दीज, और इनके रिजल्ट के आधार पर एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच आर ऑल्सो नोन एज मेंडलिज्म और मेंडलिज्म। तो जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर किए थे उन एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। 3 लॉ होते हैं मेंडल ने दिए थे, जिनको ही मेंडलिज्म बोलते हैं, ठीक है। मेंडल की मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884 के अंदर। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल का जो सक्सेस है उसके रीजन क्या थे? 3 सक्सेस है, इनको याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर क्या रीजन है। फर्स्ट रीजन, इन्होंने मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। उन्होंने एक समय में सिर्फ एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी की, अध्ययन किया। उन्होंने सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर ले लिया जिसमें अपन लॉन्ग या ड्वार्फ, लॉन्ग और ड्वार्फ, इस एक कैरेक्टर को इन्होंने लिया और उस पर इसकी स्टडी करी। 2-3 कैरेक्टर साथ में स्टडी करने की कोशिश नहीं करी, तो इसलिए इनका जो डेटा था वो परफेक्ट था। फिर मेंडल मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम केयरफुली। उन्होंने जो भी
एक्सपेरिमेंट में स्टडी की उसको आंकड़े अच्छे से लिखे स्टैटिस्टिकी के रूप में, ठीक है, और उनके चार्ट अच्छे से बनाए। तीसरी चीज, मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट केयरफुली। जो भी उन्होंने प्लांट मटेरियल चूज करे थे, उनके कैरेक्टर्स चूज करे थे, सीड्स वगैरह, वो बहुत ही केयरफुली सावधानी पूर्वक चूज किए। तो यही थी इनके सक्सेस की मेन वजह। अब क्या सिलेक्शन करा था उन्होंने पी प्लांट का, तो उसके पीछे क्या रीजन रहे थे पी प्लांट को सिलेक्ट करने के? तो मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज फर्स्ट रीजन, पी प्लांट इज एनुअल, यह हर साल उगता है, हर वर्ष। देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इसलिए एक कम अंतराल में 5-6 साल के अंदर ही तो इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में, इसकी कई जनरेशन के बारे में अपन जान सकते हैं। तो इसलिए उसने पी प्लांट की सिलेक्शन किया इसने। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, इट वॉज ईजी टू गेट प्योर लाइन और होमोजाइगस प्लांट बाय सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जो इस पी प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, जिसकी वजह, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही के अंदर है, ओवेरी और ओव्यूल्स, ठीक है। जो एंथर और ओवेरी है दोनों एक ही के अंदर। एंथर फ्लावर्स के ऊपर जब हम फ्लावर को करते हैं तो ये होती है ओवेरी, तो ये ओवेरी होती है मेल फीमेल गैमेट्स, और उसके ऊपर बाहर की तरफ यहाँ पे लगे होते हैं एंथर, ये फ्लावर के अंदर। तो वो जो एंथर है इसके ऊपर होते हैं मेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे चलो जी आगे देखते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली डन बाई इमैस्क्यूएशन टेक्निक। जो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन है उसको आसानी से एक टेक्निक के द्वारा किया जा सका, ठीक है, जो मटर प्लांट में आसानी से किया जा सकता था। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। जो मटर का पौधा होता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आप आसानी से देखे जा सकते हैं। कई पौधे होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, कई पौधे होते हैं बहुत लंबे होते हैं, कई पौधे होते हैं जिसमें फूल बाहर की तरफ होते हैं। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो देखते हैं, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। तो शेप ऑफ सीड, सीड की जो शेप है वो इनका जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट जो दिखता है F1 जनरेशन के अंदर, डोमिनेंट कैरेक्टर, दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं। और रिंकल्ड, शेप ऑफ सीड कैसा है, या तो राउंडेड होगा या रिंकल होगा। कलर ऑफ सीड येलो या ग्रीन होगा। कलर ऑफ फ्लावर वायलेट या वाइट होता है। शेप ऑफ मैच्योर पॉड, डोमिनेंट तो इन्फ्लेटेड और रिसेसिव होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कलर ऑफ इमेच्योर पॉड ग्रीन या येलो कलर का होता है। मैच्योर का तो इन्फ्लेटेड, मतलब ये शेप और कलर हो गया। पोजीशन ऑफ फ्लावर या तो एक्सियल और टर्मिनल होती है। अब एक्सियल और टर्मिनल में क्या फ़र्क हुआ? एक्सियल फ्लावर वो होते हैं जो दो लीव्स के बीच में होते हैं, ठीक है, लीव्स के बीच में। और टर्मिनल फ्लावर वो होते हैं जो किसी स्टेम के आखिर में लगते हैं। अभी देखते हैं उसके बारे में। हाइट ऑफ प्लांट, टॉल या ड्वार्फ। टॉल होती है डोमिनेंट और ड्वार्फ होता है कैरेक्टर रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है उसके बारे में अभी देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। शेप ऑफ सीड, इसके अंदर डोमिनेंट होता है ये राउंडेड, और ये होता है रिसेसिव रिंकल्ड। दोनों एक ही कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। जैसे कि कोई कैरेक्टर के लिए एलिलीज है, एक कैरेक्टर के लिए एक क्रोमोसोम का पेयर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के टोटल पेयर होता है 22, उसमें से एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम मतलब 2 एलिलीज, ठीक है। एक क्रोमोसोम को अपन एक्स से दिखाते हैं, एक्स का मतलब 2 एलिलीज को रखा है, इसको अलग कर ले तो 2 एलिलीज बनते हैं। ये 2 एलिलीज कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर को रखते हैं। जैसे कि शेप ऑफ सीड है, ये एक कैरेक्टर हुआ, ये शेप कैसा होगा, राउंडेड होगा या रिंकल होगा, एक ही कैरेक्टर के पार्ट है ये दोनों, ठीक है। चलो फिर कलर ऑफ सीड, येलो डोमिनेंट होगा और ग्रीन
रिसेसिव होगा। कलर ऑफ फ्लावर वायलेट डोमिनेंट और वाइट रिसेसिव। शेप ऑफ मैच्योर पॉट इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। कलर ऑफ इमेच्योर पॉड ग्रीन और येलो कलर। पोजीशन ये देखो, 2 लीव्स के बीच में, ये टर्मिनल पे है, किसी स्टेम के आखिर में, तो ये होता है टर्मिनल और एक्सियल। फिर आते हैं हाइट, टॉल या ड्वार्फ, एक लंबा है एक छोटा है। तो ये क्या है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलो, कैरेक्टर्स बोलो, वर्च्यू बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात होती है, उनको गुण बोलते हैं। ठीक है, स्टडीड बाय मेंडल। गुण कौन कौन से होता है अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर? कई तरह के होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, काले होते हैं, कई तरह के गुण हैं। किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की आंखें काली होती हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म होते हैं उसके इनहेरिटेंस के लॉज। ठीक है, 3 लॉज है। तो द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल वर नेग्लेक्टेड फॉर अबाउट 35 ईयर्स। उसने जो लॉ दिए थे लगभग 35 सालों तक नेग्लेक्ट कर दिए गए, किसी ने माने ही नहीं। द ह्यूगो डी वेरिस ऑफ हॉलैंड, अब ये साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट या कैसे बायोलॉजिस्ट, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन शर्मार्क, ये ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने वापस से रीडिस्कवर किया मेंडल के लॉ को, कब? 1900 के अंदर, वाइल वर्किंग सेपरेटली। ये सभी अलग अलग वर्क कर रहे थे, लेकिन इन तीनों ने एक ही बात कही जो मेंडल ने कही थी। ठीक है, तो इसलिए इसके वापस से मेंडल के द्वारा दिए गए लॉ वापस से 35 ईयर्स के बाद में वापस आ गए। अब हम लोग जेनेटिक पढ़ते हैं, तो जेनेटिक के कुछ वर्ड्स होते हैं पढ़ने के, तो उन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं अच्छे से। पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के 3 लॉस हैं, तो लॉ को समझने के लिए इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले जीन को समझना। जीन क्या है? द फैक्टर दैट कंट्रोल अ कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। एक ऐसा फैक्टर जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, किसी गुण को कंट्रोल करता है, किसी ट्रेट को कंट्रोल करता है। जॉनसन गेव द नेम जीन फॉर अ फैक्टर यूज बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा जो भी जीन फैक्टर यूज हुआ था, तो इसका नाम जॉनसन ने दिया था कि ये जीन है। फिर आते हैं एलिलोमॉर्फ या एलिली। एलिली क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, एक जीन का दूसरा फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म, विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एलिलोमॉर्फ। जो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये जीन का ही एक दूसरा फॉर्म है, उसको एलिली बोलते हैं। जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट इज कंट्रोल बाय अ जीन विच हैज 2 एलिलीज। अब हाइट ऑफ प्लांट हो गया, एक ट्रेट हो गया हाइट। अब हाइट कैसी होगी? टॉल होगी, ड्वार्फ होगी, वो एलिलीज बताएगी। तो कैपिटल टी, अपन यहाँ पे कैरेक्टर अच्छे से समझने के लिए, क्रॉस वगैरह को समझने के लिए जो कैरेक्टर है उसको इस तरह से दिखाएंगे। जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस को दिखाएगा, और जो स्मॉल टी है सेम लेटर यूज करेंगे, लेकिन वो क्या दिखाएगा? ड्वार्फिज्म को। ये हाइट है, जो डोमिनेंट है वो क्या है? टॉल है। तो इसलिए टॉल के लिए कैपिटल वर्ड क्या हो गया? टी। और इसलिए ये हो गया टॉलनेस के लिए। ड्वार्फ की बात करें तो डी नहीं यूज करेंगे, ये स्मॉल टी को यूज करेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर। तो ये 2 एलिलीज हो गई, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैरेक्टर के लिए 2 एलिलीज। नाउ होमोजाइगस क्या होते हैं? व्हेन बोथ एलिलीज ऑफ अ जीन आर सिमिलर द कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। जब दोनों एलिलीज कैसी हो? सिमिलर हो। जैसे टॉलनेस के लिए दोनों कैपिटल टी हो तो है होमोजाइगस, या फिर दोनों ही स्मॉल टी हो तो हो गए होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस व्हेन बोथ एलिलीज ऑफ अ जीन आर डिसिमिलर, जब किसी जीन के दोनों एलिलीज अलग अलग हो, डिफरेंट टाइप की, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे तो दोनों ही कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है, तो एक ही जीन के दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। फिर आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप कैरेक्टर्स होते हैं और जीनोटाइप भी कैरेक्टर्स होते हैं। कौन से कैरेक्टर्स? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। किसी भी व्यक्ति का जो बाहर से रूप रंग भाव है दिखने वाला, फिनोटाइप, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कि टॉल है, टॉलनेस को अपन देख सकते हैं, कोई लंबा है तो बता सकते हैं वो लंबा है। विच जीनोटिपिकली मे बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जिसको अगर जीनोटाइप के बोले तो वो या तो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब टॉलनेस इसमें जो कैपिटल टी है वो टॉल को दिखाता है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस को दिखाता है, लेकिन जो टॉल है वो डोमिनेंट होने के कारण ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से देख के पता चले वो फिनोटाइप, और जो बाहर से देख के पता नहीं चले वो जीनोटाइप। ओके, जीनोटाइप कौन से है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल का इज कॉल्ड जीनोटाइप, जैसे प्योर और होमोजाइगस टॉल। प्योर टॉल कब हो गया? जब दोनों एलीलीज क्या हो, कैपिटल टी। एंड इम्प्योर है या हेट्रोजाइगस टॉल कब होंगे? जब एक एलीलीज कैपिटल टी और दूसरा क्या है, स्मॉल टी। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसमें टी कैपिटल टी स्मॉल टी से कोई लेना देना नहीं है। आगे अगर कैपिटल टी आ रहा है तो इसका मतलब वो टॉल होगा, बस का बात खत्म दोनों के लिए। और स्मॉल कब होगा? जब दोनों ही क्या हो, स्मॉल टी। अगर ऐसा हो टी और टी तभी टॉल होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी तभी टॉल होगा, दोनों टी होगा तो भी टॉल होगा। लेकिन अगर दोनों ही स्मॉल टी है तो फिर ड्वार्फ होगा, वो बताएगा टॉल या ड्वार्फ है। ठीक है, और जीनोटाइप अंदर की बात बताएगा, उसके अंदर जीन कैसे है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बारे में अभी देखेंगे। F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर दिख जाता है तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और रिसेसिव कैरेक्टर कौन से होते हैं? द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। फिर आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिया जाता है। सेकंड, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसके बीच में? टू कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है, दो ट्रेट के बीच में, दो गुणों के बीच में। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। फिर आते हैं ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड कौन सा होता है? जिसके अंदर तीन होंगे। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच थ्री कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कंसिडर्ड। फिर आते हैं पॉली हाइब्रिड हो जाएगा, जिसमें मैनी कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। ओके, और फिर आता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है टेस्ट क्रॉस? इन विच F1 जनरेशन, F1 जब फर्स्ट जनरेशन आ गई, फर्स्ट जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में, तो F1 जनरेशन के अंदर एक ही कैरेक्टर होता है। तो F1 जनरेशन को जब रिसेसिव पेरेंट के साथ में वापस से क्रॉस करवाते हैं, जैसे अपन अगर F1 जनरेशन ये है, पेरेंट्स ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हो गए दोनों पेरेंट्स, इन दोनों के क्रॉस से हमारे पास ये मिले। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन को जो रिसेसिव है वो कौन सा है? स्मॉल टी। इनके साथ में वापस से क्रॉस कराएंगे तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं बैक क्रॉस। एक्चुअली ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का ही एक पार्ट है, वो आगे आएगा, अभी देखेंगे। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ एनी वन ऑफ टू पेरेंट्स। अब किसी भी दो पेरेंट्स के साथ में F1 जनरेशन को, अब ये वाला F1 जनरेशन को किसके साथ करवा रहा है? रिसेसिव के साथ में। F1 जनरेशन को जब डोमिनेंट के साथ करवाएंगे तो वो आउट क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, वो आगे देखेंगे अभी। फिर आते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस, सच टाइप ऑफ क्रॉस जिसमें ए और बी दो प्लांट चूज करते हैं। पहले क्या करा, ए और बी दो प्लांट है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। तो ए को तो मान लिया मेल, दूसरे को मान लिया फीमेल। अब वापस से इसको क्रॉस कराना है, हमको पता नहीं ये क्या है एक्चुअली। तो दूसरी बार ए को मान लिया फीमेल, पहले ये माना था मेल और इसको फीमेल, और दूसरी बार इसको फीमेल मान लिया और इसको मेल मान लिया। बस जब इस तरह से क्रॉस कराते तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। फिर आते हैं पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन जिसमें सबसे पहले पेरेंट्स जो ये थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्रॉस करते हैं, पेरेंट्स विच क्रॉस टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग, तो उसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से हमको मिलती है फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन।
द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड F1 जनरेशन। फिर आते हैं F1 जनरेशन, जिससे जो मिलेगी जनरेशन वो होती है सेकंड जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म के अंदर। F2 जनरेशन को फुल फॉर्म बताओ तो सेकंड फीलियल जनरेशन। ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम F1 जनरेशन इज कॉल्ड F2 जनरेशन। फिर आते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। अपने मोनोहाइब्रिड के बारे में पढ़ा अभी, मोनोहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता था, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को चूज कर देते। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, ऑब्टेन मोनोहाइब्रिड, जब अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, जैसे एक सिंगल ट्रेट के बीच में, टॉल और ड्वार्फ है, सिंगल ट्रेट है, तो इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो जो रेशियो इनका मिलेगा, जो भी कैरेक्टर का रेशियो है, वही इनका क्या होगा, मोनोहाइब्रिड रेशियो कहलाता है। डाईहाइब्रिड, जब टू अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो उनसे मिलने वाला रेशियो क्या कहलाता है, डाईहाइब्रिड। द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम डाईहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस से मिलने वाला रेशियो। ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल्स के इनहेरिटेंस के लॉ, अपन ने टर्मिनोलॉजी तो देख ली, अब देखते हैं ये किस तरह से लॉज दिए। इन्होंने 3 लॉज दिए। मेंडल प्रपोज सम इम्पोर्टेंट लॉ थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इन्होंने दिए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने। गार्डन पी पर, जिसका नाम होता है पाइसम सटाइवम, विच आर कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से हैं, पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का लॉ, कि कोई भी कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर दिख रहा है तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमको बाहर आके दिखेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स की प्योरिटी का लॉ है सेकंड, इसको अच्छे से पढ़ेंगे अभी। थर्ड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखते हैं एक वन बाय वन, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस लॉ के अनुसार क्या, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जिसके अंदर उसने सिर्फ एक ही ट्रेट को चूज किया था, ठीक है, एक ही ट्रेट को जिसमें चूज किया था, वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उसके रिजल्ट से जो मिलता है वो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या बताता है ये लॉ, व्हेन अ क्रॉस टेक प्लेस इन बिटवीन होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट, the character which express itself in F1 generation is called dominant। इस लॉ के अनुसार जब क्रॉस किसके बीच में हो, होमोजाइगस कंट्रास्टिंग प्लांट्स के बीच में, जैसे होमोजाइगस मतलब दोनों के अंदर एलीलीज क्या हो, सेम हो, और कंट्रास्टिंग हो, तो ये टी और टी, ठीक है, डबल लेने की जरूरत नहीं है, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस है, सॉरी वैसे ट्रेट के लिए दोनों कैपिटल 2 लेने जरूरी है, 2 एलीज होते हैं इसलिए। तो इन दोनों के अंदर जब करवाएंगे तो इनसे जो मिलेगा जो कैरेक्टर, वो होगा डोमिनेंट हमेशा ही। द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव। जो नहीं मिलेगा वो रिसेसिव। हमने अभी देखा था कि रिसेसिव कौन सा होता है और डोमिनेंट कौन सा होगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो होगा जो F1 जनरेशन में दिखेगा, और जो नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। व्हेन अ प्योर होमोजाइगस टॉल, टॉल को कैसे होमोजाइगस वो होते हैं जिसमें दोनों एलीलीज क्या हो, कैपिटल हो, एक जैसे हो, टी टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, वो होमोजाइगस हो गए। तो ये हो गया पेरेंटल जनरेशन, इसको पेरेंटल बोलते हैं। पेरेंटल जनरेशन, इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो 100% अपन को क्या मिलेंगे, टॉल ही मिलेंगे। इससे अपन कैपिटल टी लेते हैं, इससे स्मॉल टी, इनसे बनेगा क्या, टी और टी। लेकिन ये कैसा है, हेट्रोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल नहीं है। हेट्रोजाइगस क्यों है, क्योंकि एक एलीली कैपिटल टी है, दूसरा क्या है, स्मॉल टी है, सेम नहीं है, तो इसलिए हेट्रोजाइगस है। तो इस तरीके से हमको मिला क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर मिला। डोमिनेंट क्या मतलब, वो टॉल ही होगा, हाइब्रिड टॉल, जिसके अंदर एक ही कैपिटल टॉल है वो टॉल होगा, ठीक है। तो ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। दिस लॉ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें डाईहाइब्रिड नहीं है, डबल क्रॉस नहीं करवाया, 2 कैरेक्टर को कंसिडर नहीं किया, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस ऑफ F1 जनरेशन। जो संकरण हो रहा है F1 जनरेशन के बीच में, both alleles separate or segregate to each other. Therefore, it is called a law of segregation, and each gamete carries one allele for each characters. Therefore, it is called a law of purity of gametes. ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं. If homozygous tall capital T plant is crossed with homozygous dwarf plant, देन हमको क्या पता मिलेगी, जब अपन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, अपन देखने के लिए, तो उसमें क्या कर रहा था, सबसे पहले पेरेंट्स में होमोजाइगस टॉल और स्मॉल टॉल लिया था ड्वार्फ, दोनों से क्या मिला अपन को, हेट्रोजाइगस टॉल मिला था. इन हेट्रोजाइगस, ये था F1 जनरेशन के अंदर, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ एलिलीज आर नॉट कंटेमिनेटेड विद वन अनदर. ठीक है. At the time of gamete formation, both alleles segregate from each other. गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ये दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट, अलग हो जाएंगी इन डिफरेंट गैमेट्स. ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन ड्वार्फिज्म कैरेक्टर रीअपियर. तो इस सेग्रीगेशन की वजह से वापस से क्या अपियर हो जाएगी, F2 जनरेशन के अंदर ड्वार्फ जो कैरेक्टर था वो अपियर हो जाएगा. F1 जनरेशन के अंदर टोटली टॉल ही होंगे, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर गैमेट्स फिर से रीअपियर हो जाएंगे. F2 जनरेशन phenotypic ratio between F2 जनरेशन इज 3:1 एंड द जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1. इसको देखते हैं. पहले सबसे पहले ये हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट जनरेशन. इन दोनों के क्रॉस जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था, F1 जनरेशन TTI हेट्रोजाइगस टॉल. ठीक है. अब क्या करो, इन दोनों का आपस में F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल T और स्मॉल t का. तो क्या होगा, जब इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस होगा, या जिसको गैमेट फॉर्मेशन बोलते हैं, तो इनके बीच में आपस में सेल्फ क्रॉस से क्या होगा, अपन देख लेते हैं. जब इस T का T के साथ में ये क्रॉस होंगे तो कैपिटल T दोनों होमोजाइगस बनाएंगे, होमोजाइगस टॉल. इस T का इस T के साथ में हेट्रोजाइगस टॉल, फिर इस T का इस T के साथ में फिर से हेट्रोजाइगस, और ये T जब इस T से मिलेगी, क्रॉस करेगी, तो क्या होगा, ड्वार्फ बना देगी, क्योंकि दोनों क्या है, स्मॉल t किसको दिखाता है, ड्वार्फिज्म को. जब दोनों ही होमोजाइगस है तो ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, टोटल ड्वार्फ आने के लिए अपन को क्या चाहिए, दोनों गैमेट्स, दोनों एलिली एक जैसी होनी चाहिए. तो फिनोटाइप जो हमको अपियर होगा वो क्या होगा, ये तीनों तो कैसे होंगे, टॉल ही होंगे, क्योंकि इसमें कम से कम एक क्या है, T, कैपिटल T, कम से कम एक ही कैपिटल T है, इसका मतलब वो टॉल है. तो 3 और 1. और जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो उसके अंदर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये कितने हैं, तो होमोजाइगस टॉल कितना है, 1 है. हेट्रोजाइगस टॉल ये 2 हो गए, और ड्वार्फ कितना हो गया, ये 1 हो गया. चलो जी, तो 1:2:1. तो इनके जो ये फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो हैं वो याद रखना, 3:1 एंड ये हो गया 1:1. ठीक है. मोनोहाइब्रिड, तो अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है वो बताओ, तो वो ये हो जाएगा. ठीक है. F1 जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर. फिर आते हैं बैक क्रॉस के अंदर. जब F1 जनरेशन, इफ F1 जनरेशन F1 जनरेशन में हमेशा ये मिलता है अपन को, इज क्रॉस विद एनी वन पेरेंट, किसी भी दो दूसरे वापस पेरेंट्स के ऊपर. पेरेंट्स जनरेशन में सिर्फ क्या थे, इसको देखते हैं, ये और ये, इनसे मिला क्या, ये F1 जनरेशन में. इसको जब कैपिटल T या स्मॉल t, इन दोनों में से किसी से क्रॉस करवा तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस, वापस से उल्टा क्रॉस, इसीलिए बैक, वापस पेरेंट्स के पास जाते हैं तो बैक क्रॉस बोलते हैं. ये 2 टाइप के होते हैं. पहला होता है आउट क्रॉस, जब F1 जनरेशन को किसके साथ में कराते हैं, डोमिनेंट पेरेंट के साथ में, डोमिनेंट पेरेंट जिसमें दोनों एलिलीज कैपिटल हो. ठीक है. कैपिटल टॉल के साथ,
इन दोनों के साथ कराएंगे तो उसको आउट क्रॉस बोलते हैं। द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन, इससे जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगी उसमें 50% क्या होंगे, टॉल होंगे होमोजाइगस और 50% हेट्रोजाइगस। ठीक है, दोनों टॉल ही हो गए। लेकिन देखो किस तरह से, ये F1 जनरेशन है, इसके साथ में डोमिनेंट का क्रॉस करवाना है। तो जब डोमिनेंट F1 जनरेशन के अंदर क्या है, कैपिटल डी और स्मॉल टी, और डोमिनेंट के पास तो कैपिटल टी है दोनों, तो इन दोनों से टी से क्या बना, कैपिटल टी, और इस स्मॉल टी और कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो टी है ये तो क्या हुआ, टोटल होमोजाइगस टॉल हो गया। होमोजाइगस इसलिए क्योंकि दोनों कैपिटल टी है, और हेट्रोजाइगस इसलिए क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, स्मॉल और कैपिटल है। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो 100% टॉल प्लांट। फिनोटाइपिक जो बाहर दिखता है, ये दोनों क्या है, फिनोटाइप ही है। क्यों है वो फिनोटाइप, सॉरी टॉल क्यों है दोनों, क्योंकि इसमें दोनों में ये भी क्या है, कैपिटल टी, और इनमें कम से कम एक कैपिटल टी चाहिए टॉल होने के लिए। फिनोटाइप जो बाहर दिखता है, और जीनोटाइप जब देखते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो होमोजाइगस ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, तो 1-1 है दोनों, तो 50-50% हो गए। जब टेस्ट क्रॉस को देखते हैं F1 जनरेशन को टी के साथ में, ठीक है, सॉरी F1 जनरेशन जो टी है उसको रिसेसिव के साथ में करते हैं, तो वो टेस्ट क्रॉस हो गया। आउट क्रॉस कौन हुआ, जब डोमिनेंट के साथ करवाते हैं। तो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इनका क्या होगा, वो भी 1:1 ही होगा। लेकिन इसके अंदर किसका 1:1 होगा, होमोजाइगस ड्वार्फ और हेट्रोजाइगस टॉल के बीच में। कैसे आएगा ये देखते हैं। देखो, ये लिखने के लिए आप ऐसा क्रॉस करवा के कर सकते हैं। क्रॉस पता रखना है कि क्रॉस किसके साथ कर रहा है। F1 जनरेशन में हमेशा याद रखना टी और टी आएगा, क्योंकि F1 जनरेशन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस की वजह से आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में। और कैपिटल टी और स्मॉल टी से हमेशा, ये तो टी था, ये स्मॉल टी था, इससे यही बनेगा। तो F1 जनरेशन को जब रिसेसिव के साथ में दोनों स्मॉल टी पेरेंट से करवा रहे हैं, बैक क्रॉस है ये। बैक क्रॉस क्यों है, जो वापस से F1 जनरेशन से पीछे जा रहे हैं पेरेंट्स के पास में, तो उनके बीच में क्रॉस कराया। तो रिसेसिव के पास में क्या है, गैमेट स्मॉल टी है, इनके पास टी और टी दोनों है, करवाएंगे तो क्या बनेगा, टी और टी। इसमें कम से कम एक कैपिटल है तो ये तो टॉल होगा, इसमें कोई भी कैपिटल नहीं है तो ये ड्वार्फ होगा, दोनों ही ये है। जब दोनों एक जैसे हैं तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। ये वाला होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया, ये हेट्रोजाइगस क्या हो गया, टॉल हो गया। फिनोटाइपिक रेशियो दोनों टॉल और ड्वार्फ दोनों है, 50% 12 टॉल और 50% ड्वार्फ हो गया। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ, 1:1, दोनों 1:1 हो गया। फिर आता है थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो तो थे मोनो हाइब्रिड पर, लेकिन ये है डाई हाइब्रिड पर। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग 2 और मोर देन 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कंसिडर। 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 भी हो सकता है, तो वो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उनको लिया जाता है। बट देन देर इज नो एनी इफेक्ट। इंडिपेंडेंट अरे असॉर्टमेंट का मतलब हुआ देर इज नो इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। जब दो कैरेक्टर साथ में लेके उनका क्रॉस करवाएंगे तो एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है, मतलब एक कैरेक्टर जो दिखेगा आगे जाके, उसका दूसरे कैरेक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर वैसे ही दिखेंगे, दिखने हैं जैसे। ठीक है, और एलएलई ऑफ ईच कैरेक्टर आर नॉट ओनली सेपरेट। दोनों के जो एलएलई है सिर्फ सेपरेट ही नहीं होंगे, बट एलएलईज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली। दोनों के कैरेक्टर के जो एलएलईज हैं वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे। ठीक है, उस पर एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसा ही दिखता है। और दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो देखते हैं एग्जाम्पल लेके दो कैरेक्टर कैसे ले रहे हैं। ठीक है, इफ होमोजाइगस येलो राउंड सीड, यहाँ पे येलो राउंड सीड दो टाइप के हैं, राउंड और येलो। कलर हो गया येलो और जो शेप है वो राउंड हो गया।
प्लांट इज क्रॉस विद ग्रीन रिंकल्स। अब ग्रीन इसका कलर हो गया जो कि रिसेसिव है, और रिंकल क्या हो गया इसका, राउंड का रिसेसिव हो गया। अपन ने देखा था पहले, राउंड का रिसेसिव रिंकल होता है, येलो का रिसेसिव ग्रीन होता है। ठीक है, येलो क्या डोमिनेंट कैरेक्टर है। ओके, जब इसको F1 जनरेशन करवाते हैं आपस में, तो F1 जनरेशन क्या होगा, ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स है, ये भी पेरेंट्स है। कैपिटल वाई क्या दिखाता है येलो को, कैपिटल आर बताता है राउंड हो, ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए। कैपिटल स्मॉल वाई दिखाता है ग्रीन कलर को, कैपिटल आर दिखाता है, सॉरी स्मॉल आर दिखाता है रिंकल्ड को। ये पेरेंट जनरेशन। जब F1 जनरेशन पर आते हैं तो क्या बनेगा, इस वाई के साथ में इस वाई से वाई वाई, दोनों वाई है तो कैपिटल वाई ले सकते हैं, कैपिटल आर ले सकते हैं, ये देखो तो वाई वाई आर आर, ये F1 जनरेशन के अंदर दोनों ऐसे बन गए हेट्रोजाइगस, कोई भी सिमिलर नहीं है। एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, एलिलीज एक जैसे नहीं है, तो ये होमोजाइगस नहीं हो सकते। कौन सा है, हेट्रोजाइगस है। और एक कम से कम एक कैपिटल है तो वो येलो होगा जो डोमिनेंट है, और कम से कम एक आर है तो वो राउंडेड होगा, तो येलो राउंडेड। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो अपन का क्लियर हुआ। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में दिखेगा, और F1 जनरेशन में हमको कैपिटल दिख रहा है। अब जब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे F2 जनरेशन के लिए, तो क्या होगा, जैसा कि हमने सेकेंड लॉ के अंदर किया था। तो F1 जनरेशन के अंदर हमने इनको करवाया वापस से सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या क्या है, वाई आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई के साथ में कैपिटल आर, और स्मॉल वाई और स्मॉल आर दोनों। तो वैसे ही इन दोनों सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो सेल्फ में वो यही चीज़ें आएंगी, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। ठीक है, इन दोनों से ये बनेंगे, कैपिटल कैपिटल के साथ में कैपिटल बनेंगे, और जब दोनों ही कैपिटल तो येलो राउंडेड, कैपिटल कैपिटल के साथ में कैपिटल और स्मॉल बनेंगे। तो देखो इसमें कम से कम एक कैपिटल है तो राउंडेड, और कम से कम दोनों ही, कम से कम क्या, दोनों ही क्या है, येलो है, क्योंकि ये दोनों कैपिटल है। एक कैपिटल येलो राउंडेड, दोनों में एक एक कैपिटल है, येलो राउंडेड, येलो राउंडेड, येलो, और यहाँ पे देखना है रिंकल्ड, येलो राउंडेड, येलो और रिंकल्ड, येलो और राउंडेड, येलो राउंडेड। यहाँ पे येलो नहीं आएगा, ये ग्रीन आएगा, क्योंकि दोनों हेट्रो वाई वाई और आर आर है, दोनों होमोजाइगस है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एलीली एक जैसे हैं। फिर ये जो ग्रीन हो जाएगा ये राउंडेड हो जाएगा, ग्रीन और राउंडेड हो जाएगा, येलो और राउंडेड हो जाएगा, येलो और रिंकल्ड आ जाएगा, फिर येलो और राउंडेड, येलो और रिंकल। अब इनका जब रेशियो देखते हैं, रेशियो याद रखना, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, इसका जब डाई हाइब्रिड करवाते हैं तो उसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो ये पूछते हैं बहुत। और इस सीक्वेंस में याद करना 9331 इसका फिनोटाइपिक रेशियो होता है, येलो राउंडेड। इसके अंदर टोटल जो येलो राउंडेड है वो 9 है, ग्रीन राउंडेड है वो 3 है, येलो रिंकल्ड है वो 3 है, और ग्रीन रिंकल्ड है वो भी 1 है। कैसे पता चलेगा, इनको गिन के पता चल जाएगा। तो येलो राउंडेड वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतनी है येलो राउंडेड, और कोई है ही नहीं येलो राउंडेड। सॉरी, जैसे ये को गलत गिन लिया मैंने। येलो राउंडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये ग्रीन राउंडेड है, 9 है, तो ये 9, बाकी 3 है। ठीक है, ग्रीन राउंडेड और येलो रिंकल, इस तरह से गिन सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो को। के कौन कौन से हैं, तो वाई वाई आर जो होमोजाइगस है, फिर ये हेट्रोजाइगस इसके अंदर, तो उनका रेशियो 122 4 1 2 1। याद रखना है, इसको याद कर लेना एक दो बार पढ़ के। पहले आएगा 122, फिर 4 1, फिर बीच में 4 1 2 1 2 1, बस यही है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनके क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
किसी भी जीवित प्राणी में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पता लगाने में ये मदद करते हैं, बिकॉज मैनी हार्मफुल एंड लेथल रिसेसिव जीन्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, ताकि वो पता लगा कि उनके अंदर जो रिसेसिव जीन है वो कौन से हैं, ठीक है, जो हार्मफुल भी होते हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। जीन कॉन्सेप्ट वाज प्रूव्ड बाय मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो जीन का कॉन्सेप्ट वो मेंडल के इस लॉ से प्रूव होता है। सेग्रीगेशन जो सेकंड लॉ है, प्योरिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वन जीन हैज टू एलीज एंड दे कंट्रोल टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब जो सेग्रीगेशन का लॉ है इसके अंदर ये क्या बताता है कि जो एलीज है, टू एलीज, वो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कैरी करते हैं या कंट्रोल करते हैं। जीन क्या करता है, कैरी करता है या कंट्रोल ही करता है। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ वी नो अबाउट द न्यू कैरेक्टर डेवलप्ड इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। मेंडल के जो ये लॉ है उसके जरिए अपन नए कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, नए नए तरह के। एक मिनट। यूजफुल कैरेक्टर कैन बी ब्रॉट इनटू सेम स्पीसीज एंड हार्मफुल कैरेक्टर कैन बी रिमूव्ड बाय मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो ज़रूरत के कैरेक्टर हैं, हम जैसा चाहते हैं ना वैसे कैरेक्टर आगे नए बच्चे के अंदर डाल सकते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज, इसके अंदर क्या था, जो कैरेक्टर हार्मफुल हैं उसको हटा भी जा सकते हैं और जो अच्छे कैरेक्टर वो डाल दिए जा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट कैन बी डेवलप्ड। साथ ही साथ में जो अच्छी वैरायटी की फसलें हैं वो भी उगाई जा सकती हैं। अ ब्रांच ऑफ साइंस यूजेनिक्स, और यूजेनिक्स ये भी इसी मेंडल ने दी है, रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ। जो यूजेनिक हैं, जो ह्यूमन रेस की जो प्रजाति है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो दी गई है वो भी इन पे बेस्ड है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हो जाता है। थैंक यू ऑल।